आइए ऑक्सीजन परिवार के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन परिवार में कौन कौन से मेंबर हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। आपको कुछ शॉर्टकट भी बता रखे हैं याद करने के, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। खैर बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी परमाणु आकार वगैरह सब डिस्कस कर रखा है। आयनन ऊर्जा डिस्कस कर रखी है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात कर रखी है। गलनांक क्वथनांक जरूर वहाँ पे छोड़ रखे हैं, वो इधर देख लें। अधातुओं के लक्षण ज़्यादातर डोमिनेट कर रहा है और आपको पता है अधातुओं में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि अधातुओं में अधातु परमाणुओं के बीच में, अधातु के जो अणु हैं उनके बीच में वान डेर वाल फोर्स लगते हैं और वान डेर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, इसीलिए गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते हैं। वो ट्रेंड इधर भी दिखाई दे रहा है, खास करके क्वथनांक में देखें आप। ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक कंटिन्यूसली क्वथनांक आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। गलनांक की बात करें वो भी बढ़ता हुआ है, बस पोलोनियम और टेल्यूरियम पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर मामला गड़बड़ है। टेल्यूरियम का गलनांक पोलोनियम से ज़्यादा होता है। परमाणुकरण की ऊष्मा क्या होती है? परमाणुकरण की ऊष्मा किसी भी प्रजाति को परमाणु में बदलना है, अणु में नहीं, परमाणु में बदलना है, जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो। अब O2 अणु को ब्रेक करके परमाणु बनाना आसान काम नहीं होता, पर्याप्त बंध सामर्थ्य है उधर। तो यही वजह है कि उसके लिए परमाणुकरण की ऊष्मा सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है और टेल्यूरियम के लिए आपको परमाणुकरण की ऊष्मा सबसे कम दिखाई दे रही है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुकरण की जो ऊष्मा है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब किसी भी फैमिली को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारा फोकस हाइड्राइड पे होता है, ऑक्साइड पे होता है और हैलाइड पे होता है। आइए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं हाइड्राइड से। ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड H2O, H2S, H2Se, H2Te, ठीक है, ये इसके हाइड्राइड है। इसमें H2O में तो हाइड्रोजन बंध है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरणुक हाइड्रोजन बंध। ये अंतरणुक हाइड्रोजन बंध जब होता है दो अणुओं के बीच में, तो ये वान डेर वाल फोर्स जो होता है ना, वान डेर वाल आकर्षण के बल जो होते हैं उनकी तुलना में तो थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये आकर्षण का बल ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है गलनांक क्वथनांक भी ज़्यादा होने चाहिए, वो हैं भी सही। आप देखोगे तो H2O के गलनांक और क्वथनांक बाकी सारे मेंबर से ज़्यादा हैं, गलनांक भी ज़्यादा, क्वथनांक भी ज़्यादा। क्यों? कारण क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों ऐसा है कि H2O के गलनांक और क्वथनांक ऑक्सीजन परिवार के बाकी के जो हाइड्राइड हैं उनसे ज़्यादा हैं, कारण बताइए, तो आप कारण क्या बताओगे? हाइड्रोजन बंध। ये किसकी वजह से है? ये हाइड्रोजन बंध के कारण है। कौन सा वाला हाइड्रोजन बंध? दो अणुओं के बीच में जो लगता है, कौन सा? अंतरणुक हाइड्रोजन बंध। उसमें स्थायित्व की बात करें अगर, तो बेटा ऊष्मीय स्थायित्व में ना आपको अतिव्यापन देखना है बस। H2O में हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा है, ऑक्सीजन की द्वितीय कक्षा है, यानी देखा जाए तो ये 1-2 प्रकार का अतिव्यापन हुआ। H2S हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 और सल्फर 3p4, यानी सल्फर की तीसरी कक्षा काम में आ रही है। ऑब्वियस सी बात है सेलेनियम की चौथी कक्षा काम में आएगी और टेल्यूरियम की 5वीं कक्षा काम में आएगी। आप n की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाते हो ना, जितना बाहर वाला कक्षा का आप लेते जाते हो अतिव्यापन के लिए, बंध उतना कमज़ोर होता जाता है। और बंध जितना कमज़ोर होगा उतनी आसानी होगी तोड़ने में, उतनी कम ऊष्मा देनी पड़ेगी और उसमें स्थायित्व उतना ही कम होगा। और वो चीज़ यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड हैं उनमें लगातार ऊष्मीय स्थायित्व तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। H2O ऊष्मीय स्थायित्व अधिकतम है, H2Te का न्यूनतम है, ठीक। वैसे अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो H2O को छोड़ के बाकी सब क्या है? गैसें हैं। H2O द्रव है और अरुचिकर गंध की गैसें हैं, कोई अच्छी स्मेल नहीं आती। H2S की सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल आती है। आपने खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे होंगे प्रयोगशाला में H2S के। दो स्मेल याद रखना बेटा, एक तो फॉस्फीन की, हालांकि फॉस्फीन सूंघना नहीं। क्यों नहीं सूंघना? जहरीला होता है, हाईली पॉइजनस है। H2S उतना पॉइजनस नहीं है, हालांकि H2S को भी दूर से ही हल्का सा स्मेल किया जाता है, सड़े हुए अंडे की स्मेल है, ठीक। अब उसमें स्थायित्व की बात हो गई तो औपचारिक स्वभाव, भाई जिसका उसमें स्थायित्व सबसे ज़्यादा है उसका औपचारिक स्वभाव सबसे कम मिलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं देगा आसानी से।
जिसका उसमें स्थायित्व सबसे कम है उसका अपचायक स्वभाव सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे जल्दी हाइड्रोजन इसी को देना है। तो अपचायक स्वभाव का जो क्रम होता है वो उसमें स्थायित्व का रिवर्स मिलता है, उल्टा मिलता है। वो चीज़ यहाँ दिख ही रही है। जहाँ तक बंध कोण की बात है तो केमिकल बॉन्डिंग में फुल डिटेल डिस्कस की है बेटा, याद है ना। जब स्टेरिक नंबर सेम हो, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या भी सेम हो, एकाकी युग्म की संख्या भी सेम हो, तब विद्युत ऋणता देखी जाती है। बंध कोण जो होता है केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के सीधे समानुपाती होता है। अगर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती जाएगी तो बंध कोण भी कम होता जाएगा, और समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता क्या होती है, घटती है। बंध कोण भी आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब डिस्कस किया है। इतना भी याद नहीं कर सकते तो 2 पॉइंट तो याद रख सकते हो कि नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड और ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड, इनमें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बंध कोण घटता है। हालांकि ड्रैगो रूल से लेके बहुत सारी डिटेल बातचीत हमने कर रखी है, छोड़ो खैर, ये हाइड्राइड हमने डिस्कस किए। चलो अब कुछ बातचीत हम हैलाइड के बारे में कर लें। यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में हमने इनको बनाने की कोशिश की है। टेबल में पहला कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है, एलिमेंट के लिए ये तत्व हैं, और हर एलिमेंट कौन कौन से हाइड्राइड बनाता है वो भी देखें। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मोनोहैलाइड तो क्या कर रहा है, बना रहा है। ऑक्सीजन के साथ आप O2F2 बना पा रहे हैं। ऑक्सीजन डाइहैलाइड भी बना रहा है, OF2 बना रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी आप 2 से आगे नहीं ले जा सकते ना बेटा। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, 2s2 2p4। एक्साइटेड स्टेट तो कहाँ बनाओगे, 2 में D तो होता नहीं, कोई रिक्त कक्षक है नहीं, और अगर रिक्त कक्षक नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कैसे करोगे। इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं करोगे, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था नहीं बनाओगे तो वैलेंसी कैसे बढ़ाओगे। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ा के आप 4 और 6 नहीं कर सकते। और यही समस्या है कि वो आप टेट्राहेलाइड इसमें एक भी नहीं बना पा रहे हो, हेक्साहेलाइड आप इसमें एक भी नहीं बना पा रहे हो ऑक्सीजन के साथ। हाँ, सल्फर के लिए आप एक्साइटेड स्टेट बना सकते हो। एक्साइटेड स्टेट जब सल्फर की बनाते हो तो उसमें आपको ये चीज़ दिखाई भी दे रही है। सल्फर H2F2 बनाता है, सल्फर H2Cl2 बनाता है, सल्फर H2Br2 बनाता है। ये सारे मोनोहेलाइड। मोनो क्यों, आप बोलोगे सर 2 तो हेलोजन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सल्फर भी तो 2 है। 2 हेलोजन के साथ 2 सल्फर है, तो एक के साथ कितना, 1 है। तो ये सारे क्या मोनोहेलाइड हैं। मोनोहेलाइड में भी H2F2 क्या होता है, गैस होता है। H2Cl2 पीले रंग का द्रव है, H2Br2 लाल रंग का द्रव है, ठीक। सो सल्फर मोनोहेलाइड तो बनाता है, लेकिन सल्फर का आपको डाइहेलाइड नहीं दिखाई देगा कहीं भी। सेलेनियम भी क्या हो रहा है, मोनोहेलाइड बना रहा है, सेलेनियम का आपको डाइहेलाइड नहीं दिखाई देगा। टेल्यूरियम डाइहेलाइड बनाता है, उसका मोनोहेलाइड आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये तो वो फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, है ना। अच्छा, ये Cl2 क्यों लिखा, OF2 क्यों लिखा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो ऋण फ्लोरीन पे होगा। हमेशा कंपाउंड लिखते समय जो ऋणात्मक हिस्सा है वो बाद में लिखा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से ज़्यादा है तो ऋण ऑक्सीजन पे आएगा। देखा जाए तो ये हैलाइड है और ये ऑक्साइड है, ये हैलाइड नहीं है। हैलाइड तो कब बोलते जब हैलोजन पे नेगेटिव होता है, यहाँ तो हैलोजन पे पॉजिटिव है। अगर और ज़्यादा डिटेल में पूछे तो आप इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सल्फर की बात तो हमने कर ली। सल्फर मोनोहेलाइड बनाता है, डाइहेलाइड नहीं बनाता। सल्फर के साथ आप टेट्राहेलाइड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हेक्साहेलाइड में लेदे के SF6 ही बनता है। हेक्साहेलाइड में आपको HCl6 नहीं दिखाई देगा, SBr6 नहीं दिखाई देगा, Si6 नहीं दिखाई देगा। कारण त्रिविम बाधा। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इतने बड़े आकार के 6 परमाणु नहीं जुड़ पाते, समस्या है, ठीक है। सल्फर डाइहेलाइड नहीं बनाता, सेलेनियम डाइहेलाइड नहीं बनाता, टेल्यूरियम मोनोहेलाइड नहीं बनाता। फैक्ट याद रखिएगा। अच्छा, सेलेनियम के जो आपने मोनोहेलाइड बनाए भी हैं ना, उनमें भी विषमानुपातन होता है। जरा सा आपने हीट किया नहीं कि मोनोहेलाइड टेट्राहेलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो, आप H2Cl2 को गर्म किया, क्या बना दिया, AcCl4OCl2 बना दिया। मोनोहेलाइड मतलब काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, कन्वर्ट होता है।
साथ में सेलेनियम भी बनेगा, है ना, AgCl4 और। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। सेलेनियम विषमानुपातन हो जाता है, तो मोनोहेलाइड में आपको विषमानुपातन की अभिक्रिया दिखाई देगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाई देगा। टेट्राहेलाइड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, दिखाई दे रहा है। SF4 देखो गैसीय है, ACF4 क्या है, द्रव है, और TeF4 क्या है, ठोस है। तो भौतिक अवस्था में एक क्लियर ऑब्जर्वेशन है गैस, द्रव, ठोस का, जबकि हेक्साफ्लोराइड में ऐसा नहीं है। SF6, ACF6 और TeF6 तीनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं। अगर कुछ उपयोग के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो जो H2Cl2 जो पीला द्रव आपको दिखाई दे रहा है, ये रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त होता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, अच्छा खासा यूज है इसका। और ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है, जैसे H2O2 होता है ना, खुली किताब, ये स्ट्रक्चर भी क्या है, ओपन बुक स्ट्रक्चर हैं, खुली किताब के जैसी संरचनाएं हैं। इसके अलावा अगर जलघटन देखें तो जलघटन में ट्रेंड ज़्यादातर तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जलघटन घटता है, लेकिन हेक्साफ्लोराइड इसका अपवाद है। करेंगे इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। SF6 का जलघटन न्यूनतम है और TeF6 का जलघटन अधिकतम है, क्यों भाई? आइए थोड़ी इंडिविजुअल बातचीत कर लें हैलाइड के बारे में। तो SF6 जैसा कि हमने बात की, रासायनिक रूप से क्या है, निष्क्रिय है, कारण भी है। सल्फर क्या है, साइज इतना बड़ा भी नहीं है, चारों तरफ से फ्लोरीन उसको पैक कर जाता है। तो ऐसे तो देखा जाए थर्मोडायनेमिकली तो रिएक्शन होनी चाहिए SF6 की, कि सल्फर के पास रिक्त 3D कक्षक है, उसमें वो लोन पेयर रख सकता है, अभिक्रियाएं कर जाना चाहिए, लेकिन नहीं करता ना, क्योंकि फ्लोरीन चारों तरफ से उसको पैक कर गया है। अब फ्लोरीन जब चारों तरफ से पैक कर गया तो सामने वाला लोन पेयर अटैक ही नहीं कर पाएगा सल्फर पे, और जब अटैक ही नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी। ऑल्दो सल्फर फ्लोरीन बंध पर्याप्त सामर्थ्य वाला भी है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के इसको रासायनिक रूप से निष्क्रिय कर देते हैं, जलघटन भी नहीं होता है इसका, कुछ अलग है, स्थायित्व तो जाता है, और इसीलिए ये एक परफेक्ट कैंडिडेट हो जाता है गैसियस इंसुलेटर का। तो ट्रांसफार्मर वगैरह जो होते हैं उनमें गैसियस इंसुलेटर के रूप में SF6 का उपयोग किया भी जाता है। अगर हम SF6 का जलघटन कराएं, पूछें कि भाई क्यों नहीं होता, तो आप रीजन क्या दोगे, त्रिविम संरक्षण है, फ्लोरीन ने सल्फर को प्रोटेक्ट कर दिया, संरक्षित कर दिया है। यही वजह है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर पे अटैक नहीं कर पा रहा, जलघटन नहीं हो रहा। सेलेनियम टेल्यूरियम के जलघटन हो जाएंगे, क्यों? सल्फर से बड़ा सेलेनियम और सेलेनियम से बड़ा टेल्यूरियम। केंद्रीय परमाणु जितना बड़ा होता जाएगा ये फ्लोरीन फैल जाएंगे, और H2O का जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर आसानी से अटैक कर पाएगा। जलघटन का पूरा क्रम क्या आता है, तो SF6 से ज़्यादा जलघटन ACF6 का होता है, और इससे ज़्यादा जलघटन TeF6 का होता है। ये होता है जलघटन का क्रम, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, प्रोडक्ट भी अलग दिख रहा है। सेलेनियम के हेक्साफ्लोराइड का जलघटन जब आप कराते हैं तो जलघटन के द्वारा क्या बनता है, H2SeO4, सेलेनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता जुलता है, H2SO4, H2SeO4 मिलता जुलता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं किया कि 6 फ्लोरीन हटा के 6 OH लगा देते? नहीं कर सकते बेटा, त्रिविम बाधा, 6 OH नहीं रह पाएंगे। सेलेनियम इतना बड़ा भी नहीं है कि 6 OH उसके आसपास लगा दो, फ्लोरीन तो काफ़ी छोटा है, OH उतना छोटा नहीं है, और यही वजह है कि हमें H2SeO4 बनाना पड़ा। अच्छा, टेल्यूरियम का जो आकार है वो सफिशिएंटली लार्ज है, यही वजह है कि 6 फ्लोरीन हटा के 6 OH आप जोड़ देते हो और H6TeO6 बनता है, ऑर्थोटेल्यूरिक एसिड बनता है। तो TeF6 के जलघटन पे तो बनता है ऑर्थोटेल्यूरिक अम्ल, लेकिन ACF6 के जलघटन पे बनता है सेलेनिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 6A ऑक्सीजन परिवार का कोई भी तत्व आप उठा लें, ऑक्सीजन छोड़ के फ्लोरीन से रिएक्शन करें तो आप सोचोगे कि टेट्राफ्लोराइड आप बना दो, फ्लोरीन लो, एलिमेंट लो, रिएक्शन कराओ, टेट्राफ्लोराइड बना दो, नहीं बनेगा डायरेक्ट। फ्लोरीन इतना क्रियाशील है कि अगर रिएक्शन कराओगे तो लास्ट में जाके रुकेगी, हेक्साफ्लोराइड ही बनने वाला है, बीच में रिएक्शन रुकने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि क्लोरीन और ब्रोमीन से आप जरूर टेट्राक्लोराइड, टेट्राब्रोमाइड बना सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन में भी देख भी सकते हैं। अगर मैं सल्फर और फ्लोरीन को कंबाइन कर दूं तो क्या SF4 मिलेगा? नहीं मिलेगा, रिएक्शन SF6 पे जाके रुकेगी।
लेकिन सल्फर और क्लोरीन को जब कंबाइन करूंगा तो HCl4 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, सॉरी HCl4 तो मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि HCl6 नहीं मिलने वाला आपको। HCl6 क्यों नहीं मिलने वाला? याद करो, त्रिविम बाधा के कारण SF6 से ही बनता है, HCl6 नहीं बनता, SBr6 नहीं बनता, Si6 नहीं बनता, तो ये तो बनते ही नहीं ना, टेट्राहेलाइड ही बनेंगे। तो क्या सीखा हमने? फ्लोरीन से सीधे अभिक्रिया करा दो, क्या टेट्राफ्लोराइड बना सकते हो? नहीं बना सकते। हेक्साफ्लोराइड पे जाके ही बात रुकेगी। क्या टेट्राक्लोराइड टेट्राब्रोमाइड बना सकते हो ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों के लिए? बिल्कुल बना सकते हो। तो फिर टेट्राफ्लोराइड कैसे बनते तो हैं, कैसे बनाया जाए? प्रत्यक्ष रिएक्शन से नहीं बना सकते, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड है हमारे पास। आप प्रत्यक्ष रूप से बना सकते हो। जैसे सल्फर का टेट्राफ्लोराइड बनाना है तो सल्फर को कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो, इस केस में SF4 बनेगा, COF2 बन जाएगा, तो बन गया SF4। ठीक इसी तरह से अगर सेलेनियम का टेट्राफ्लोराइड बनाना है तो सेलेनियम डाइक्लोराइड को सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्ट करा दो, सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा, SeF4 बन जाएगा। तो इनडायरेक्ट तरीके हैं जिससे आप बना सकते हो, डायरेक्ट तरीका तो नहीं है, डायरेक्ट तरीके से नहीं बना सकते बेटा। चलें अगली कैटेगरी को डिस्कस करें, और अगली कैटेगरी जो है वो किसकी है? ऑक्साइड की है। ऑक्साइड में आपको डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड EO2 और EO3 प्रकार के ऑक्साइड आपको दिखाई देंगे। ठीक, अब इनमें से भी SO2 आपको पता है गैसीय होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है, एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ। SiO2 ठोस है, कमाल की बात। एक ऑक्साइड गैस है, दूसरा ऑक्साइड ठोस क्यों? क्योंकि सेलेनियम डाइऑक्साइड जो होता है इसकी संरचना बहुलक के रूप में होती है, पॉलीमर के रूप में होती है, और बहुलक है इसीलिए ये क्या होगा? ठोस अवस्था में होगा। अब SO3 गैस आपको पता है त्रिकोणीय समतलीय होता है, लेकिन अगर इसी SO3 को मैं ठोस अवस्था में लेके आ जाऊं तो ये त्रिलक बना जाता है, ट्राइमर के फॉर्म में मिलता है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है। अपचायक स्वभाव की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक स्वभाव क्या होता है? घटता है। ठीक है, SO2 अपचायक है, SiO2 ऑक्सीकारक है, और TiO2 भी ऑक्सीकारक है। तो अपचायक स्वभाव SO2 के पास दिखाई दे रहा है, SiO2 के पास कोई अपचायक स्वभाव नहीं है। अम्लीय स्वभाव भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। SO2 अम्लीय है, SiO2 भी अम्लीय है, TiO2 उभयधर्मी होता है बेटा, और पोलोनियम का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। ये ऑक्साइड के बारे में कुछ बातचीत, इस बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये डाइऑक्सीजन की बात कर लें। प्रयोगशाला में डाइऑक्सीजन को आप पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके बनाते हैं। आप KClO3 को हीट कर दें MnO2 की प्रेजेंस में। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो MnO2 है वो उत्प्रेरक है ना। एग्जाम में पूछते हैं कि KClO3 को विघटित करके KClO2 बनाने की जो विधि है उसमें उत्प्रेरक क्या होता है? MnO2 होता है, याद रखिएगा। एक और प्रोसेस है ब्रिन प्रोसेस। ब्रिन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि आप बेरियम ऑक्साइड लें, उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दें वायु की उपस्थिति में। क्या होगा उस केस में? बेरियम ऑक्साइड जो है वो बेरियम परऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक, और अगर इस बेरियम परऑक्साइड को आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होकर क्या देगा? बेरियम और ऑक्सीजन। और बेरियम धातु तो आपको पता है वायु से अभिक्रिया करके आप वापस से ऑक्साइड बना सकते हो, फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो बेरियम बार बार रीयूज हुआ किया जा सकता है, ये एक फायदा है ब्रिन प्रोसेस का। धातुकर्म में हमने पढ़ा है कि सिल्वर और मरकरी के जो ऑक्साइड होते हैं वो उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं, और अगर उच्च ताप पर अस्थायी है तो गर्म करोगे तो टूट जाएंगे, विघटित हो जाएंगे, वो चीज़ इधर भी है। इवन हर वो कंपाउंड जो ऑक्सीकारक है और जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है उसको गर्म करने पे ऑक्सीजन मिल ही जाती है। जैसे KMnO4 को हमने गर्म किया था, याद करो, उसमें ऑक्सीजन मिली। K2Cr2O7 को हमने गर्म किया, उसमें ऑक्सीजन मिली। यहाँ PbO2 को गर्म करें, इतना याद होगा कार्बन फैमिली में जो लेड है इसके लिए +2 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, ना कि +4। फिलहाल ये +4 में है, तो +4 से +2 में जाने की कोशिश करेगा ना, गर्म करोगे PbO देगा, O2 दे जाएगा। अब PbO को कितना ही गर्म कर लो ये ऑक्सीजन नहीं देगा। ये क्यों ऑक्सीजन नहीं देगा? लेड +2 में स्थायी है, उसको क्यों ऑक्सीजन देना भाई? Pb3O4 आपको पता है मिक्सचर है PbO और PbO2 का, इसमें से PbO तो रिएक्शन नहीं करेगा बट PbO2 तो कर जाएगा ना। गर्म करोगे तो PbO2 टूटेगा PbO और O2 में, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन मिलेगी। MnO2 को गर्म करते हैं
तो गर्म करने पे O2 मिल जाती है। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। अच्छा, उद्योग ये तो बाकी भी हैं, औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाते हैं? औद्योगिक स्तर पर आपको खर्चा बचाना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, और इसके लिए सबसे बढ़िया है वायु। पता है आपको, वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, द्रवीकरण करो, प्रवाही आसवन करो। हमने नाइट्रोजन परिवार में पढ़ा है कि वायु के द्रवीकरण और प्रवाही आसवन पर पहले नाइट्रोजन मिलती है, फिर ऑक्सीजन मिलती है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलेंगी। इसके अलावा एक और तरीका है, H2O ले लो, जल ले लो, उसमें थोड़ा सा अम्ल डाल दो, एसिड डाल दो और फिर विद्युत अपघटन करा दो। वहाँ पर भी आपको पता है एनोड पे ऑक्सीजन मिलती है और कैथोड पे हाइड्रोजन मिलती है। अब बाकी डिपेंड भी करता है कि आपने एसिड कौन सा लिया है, तो मे भी पॉसिबल कि आपको कुछ अलग गैस मिल जाए, बट जल के विद्युत अपघटन से आप बना सकते हैं ऑक्सीजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, नहीं ऑक्सीजन हमारे आसपास तैर रही है, 20% है, उसका कोई कलर दिखाई देता है क्या आपको? दिख रही है क्या ऑक्सीजन? नहीं दिखाई दे रही ना, यानी रंगहीन है। और चलते चलते आप ऐसा तो नहीं बोलते आज ऑक्सीजन की गंध ज़्यादा आ रही है, आज ऑक्सीजन की गंध कम आ रही है, कोई गंध नहीं आती, तो गंधहीन भी है। और आपको स्वाद भी नहीं आ रहा, आसपास जो एयर है उसका कोई स्वाद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, और अच्छी बात है नहीं आ रहा है, वरना परेशान हो जाते, जहाँ जाते वहाँ स्वाद आ रहा होता है ना। सो ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, सब कुछ हीन ही है इसमें। जल में तो बहुत ज़्यादा क्यों घुलेगी भाई, अध्रुवीय है। जल में जनरली वो कंपाउंड घुलते हैं जो ध्रुवीय होते हैं। O2 तो अध्रुवीय है, जल में अल्प घुलनशील तो है, बहुत ज़्यादा नहीं घुलती। अगर इसको घोलनी है तो आपको क्षारीय पायरोगैलोल विलेन बनाना पड़ेगा। ये होता है बेटा पायरोगैलोल। इसमें ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है और भूरे रंग की दिखाई, जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो आपको ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ऑक्सीजन अगर खुद जल रही होती तो हमारे आसपास के वातावरण में टिकी कैसे है भाई? 20% कोई छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप नहीं जलती, O2 है हमारे आसपास, बहुत सारी है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन काफ़ी हद तक स्थायी है, नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा स्थायी है। मतलब आप ये मान लो कि डाई नाइट्रोजन को अक्रिय गैस के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे है तो वो डाई नाइट्रोजन है। स्थायित्व के मामले में वो आसानी से रिएक्शन नहीं करती। उसके बाद आप O2 भी देखो, अच्छी खासी स्थायी है, वो आसानी से रिएक्शन नहीं करती, तो जलती तो नहीं है। हाँ, जलाने में हेल्प जरूर करती है। चूल्हे में लकड़ी को थोड़ी और आग बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, हवा करते हैं, वहाँ पे एयर सप्लाई बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं और वो जल जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन जलती तो नहीं है, लेकिन जलाने में सहायता जरूर करती है। आवर्त सारणी में ज़्यादातर तत्वों के साथ ऑक्सीजन आप रिएक्शन करते हुए दिखाई देंगे। क्षारीय धातु के साथ अभिक्रियाएं देखी होंगी, क्षारीय मृदा धातु के साथ देखी होंगी, अधातुओं में हैलोजन के साथ अभिक्रियाएं देखी होंगी। ज़्यादातर एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाते हैं। हाँ, अक्रिय गैसें हुई, नोबल गैस हुई, नोबल फैमिली है, नोबल फैमिली की जो धातुएं हैं जैसे प्लेटिनम, गोल्ड है, तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, बाकी तो रिएक्शन कर ही जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब ओजोन के बारे में बातचीत कर ली जाए। ओजोन आपको जैसे कि पता है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भी ऑक्सीजन का क्या रिलेशन है ओजोन के साथ, ओजोन ऑक्सीजन का क्या लगता है? ये उसका यौगिक है कि उसका समस्थानिक है कि उसका अपर रूप है कि तीनों हैं? इस तरह से आपको 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे। पता नहीं क्यों ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, यौगिक होना चाहिए, कुछ समस्थानिक भी लगा देते हैं। जबकि एनसीईआरटी में ओजोन की शुरुआत ही इस पॉइंट से है कि ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। ध्यान रखिएगा, ओजोन ऑक्सीजन का क्या है, अपर रूप है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र तल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, समताप मंडल में। कैसे बनाते हैं? वैसे समताप मंडल में तो वहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा ओजोन में परिवर्तित होता है। हम कैसे बनाते हैं? शांत विद्युत विसर्जन देते हैं। ऑक्सीजन को जब शांत विद्युत विसर्जन दिया जाता है तो ये ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि प्रोडक्ट यील्ड 10% के आसपास ही रहती है। अगर इससे ज़्यादा आपको ओजोन बनाना है तो ओजोनाइजर लगेगा। और ऑक्सीजन युक्त ओजोन जो होता है ना, ये जनरली ज़्यादातर जगह काम में आता है। अगर आप अभिक्रिया को देख पा रहे होंगे तो ओजोन निर्माण की अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, अत्यधिक ऊष्माशोषी है। इसका मतलब इसकी जो विपरीत अभिक्रिया होगी, इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होगी, वो क्या आएगी? वो ऊष्माक्षेपी आएगी। अब उस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? अगर विपरीत अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, 2 मोल से 3 मोल गैस बनेगी, ऊष्मा भी निकलेगी। ये विस्फोटक कॉम्बिनेशन होता है। सो यही दिक्कत है ओजोन के साथ। अगर आप शांत विद्युत विसर्जन ना दें तो रिवर्स रिएक्शन चल सकती है और विस्फोट के चांसेस हैं। उसको बचाने के चक्कर में शांत विद्युत विसर्जन देना पड़ता है, कहीं विस्फोट ना हो जाए, कहीं विपरीत अभिक्रिया ना चल जाए। क्योंकि विपरीत अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और 2 मोल गैस से 3 मोल गैस बनेगी, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो शुद्ध ओजोन जो होती है वो प्रतिचुंबकीय होती है। गैस अवस्था में अगर ओजोन को देखेंगे तो ये आपको पेल ब्लू कलर की दिखाई देगी। द्रव अवस्था में आप देखोगे तो डार्क ब्लू कलर की दिखाई देगी। और ठोस अवस्था में जब आप देखोगे तो ये वायलेट ब्लैक सॉलिड दिखाई देता है, बैगनी काले रंग का ठोस दिखाई देता है ओजोन। ध्यान दीजिएगा, 3 अलग अलग प्रावस्थाओं में 3 अलग अलग कलर हैं। पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में केवल एक ही कलर बैठा रहता है, पेल ब्लू। गलत बात, वो गैस का कलर है। ओजोन को अगर द्रव अवस्था में आपने रखा है तो ये डार्क ब्लू दिखेगी, और ठोस अवस्था में क्या दिखाई देगी? वायलेट ब्लैक सॉलिड दिखाई देगी। ओजोन की अपनी एक अभिलाक्षणिक गंध होती है, वैसे हल्की हल्की ऐसे लगती है जैसे मछली रहती है पानी में, उसकी स्मेल जो आती है। 100 वैसे छोटा मोटा कंसंट्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। आजकल तो सब्जियां वगैरह धोने के लिए ओजोनॉइड वाटर आपको मिल ही जाता है, आने लग गया मार्केट में। सो थोड़ा बहुत ओजोन का कंसंट्रेशन है तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर 100 ppm को क्रॉस करता है, हेडेक होने लगता है, सिरदर्द होने लगता है, जी मचलाने लगता है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आप में आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये हानिकारक नहीं है हमारे लिए, लेकिन सांद्रता अगर बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो डेफिनेटली फिर हानिकारक है। उच्च सांद्रता विस्फोटक हो सकती है, ये हमने पहले ही बात की है। MnO2, प्लेटिनम ब्लैक, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये ओजोन के विघटन को और तेज कर देते हैं। ओजोन के विघटन के लिए ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब ओजोन की रिएक्शन, तो ओजोन को ज़्यादातर केस में हमें यही करना है, तोड़ देना है O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में। ज़्यादातर केस में ओजोन क्या है? ऑक्सीकारक है। और आपको वो पता होगी ना, ब्रेकिंग मैकेनिज्म में हमने KMnO4 की ढेर सारी रिएक्शन की हैं। हमने K2Cr2O7 के साथ ढेर सारी रिएक्शन की हैं। वहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या कर सकता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, H2S से कोलॉइडल सल्फर बना देता है। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करने हैं, कोई भारी भरकम काम नहीं है। ये देखो, सल्फाइड से सल्फेट बनाया, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाया, लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट बनाया, Ki से I- को I2 में ऑक्सीकृत कर दिया। और बाकी एलिमेंट से अगर रिएक्शन करा रहे हो तो उसका एक एसिड बनाओ। फॉस्फोरस से रिएक्शन पे फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर से रिएक्शन पे सल्फ्यूरिक एसिड, आर्सेनिक से रिएक्शन पे आर्सेनिक एसिड। सब में O2 साथ में निकलने वाला है, क्योंकि ब्रेकिंग मैकेनिज्म फॉलो करना है ना, तो साइड में O2 तो मिलेगा ही, सब में साइड में O2 मिलेगा। ठीक है, आपने एलिमेंट से रिएक्शन कराया, नॉन मेटल से रिएक्शन कराया है तो एक एसिड बनाते जाओ, और बाकी जगह तो आपको पता ही है KMnO4 K2Cr2O7 के ज़माने से। भाई H2S से रिएक्शन कराओगे कोलॉइडल सल्फर बनेगा। PbS थोड़ा सा ध्यान रखने जैसा है बेटा, H2S के अलावा कहीं भी आपको सल्फर -2 में दिखता है ना सॉल्ट में, तो वो सल्फेट में ही बदलता है। जैसे सोडियम सल्फाइड यहाँ पे लिया होता है तो सोडियम सल्फेट बनता है। यहाँ पे PbS लिया है तो PbSO4 बनाया है। PbS क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। PbSO4 क्या होता है? वाइट कलर का होता है। कई बार इस अभिक्रिया का उपयोग आपको ये हल्का फुल्का आइडिया लगाने में भी कर लेते हैं कि कहीं ऑक्सीकारक ले रखा है क्या।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। क्योंकि कोई भी ऑक्सीकारक क्या करेगा, PbS को PbSO4 में कन्वर्ट कर देगा। PbS काला होता है, लेड सल्फाइड, और PbSO4 सफ़ेद होता है, वाइट होता है। वैसे इसके अलावा दो और रिएक्शन है यहाँ पर ऑक्सीकारक स्वभाव दिखाई दे रहा है। एक तो SO2, दूसरा NO2। NO2 लिखें या N2O4 लिखें, हमारे लिए तो रिएक्शन एक जैसी आएगी। अब अगर आपने देखा हो, मैंने स्टार लगा रखा है, SO2 के साथ रिएक्शन पे भी स्टार लगा रखा है और NO2 के साथ रिएक्शन पे भी स्टार लगा रखा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में O2 नहीं निकल रहा। देखो, पूरा का पूरा ओजोन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है, याद रखिएगा, SO2 के साथ अभिक्रिया पर और NO2 के साथ अभिक्रिया पर या N2O4 के साथ अभिक्रिया पर ओजोन का पूरा मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती। इसीलिए इन दो रिएक्शन पे हमने स्टार लगाया है। मरकरी के साथ रिएक्शन काफ़ी फेमस है, इसे टेलिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। ऑक्सीकारक का पता लगाने में होता है, समझना। आपने क्या किया, मरकरी रखी है कांच के गिलास में, आपको पता है कांच से चिपकती नहीं है मरकरी, फ्लैट मेनिस्कस होता है। अब इसमें आप क्या करो, ओजोन डाल दो। ओजोन डालोगे तो मरकरी का कुछ हिस्सा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, O2 रिलीज होगी। जैसे ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, अब मरकरी कांच से चिपकने लग जाती है। तो उस टेस्ट ट्यूब से उसको बाहर निकालोगे, मरकरी को देखोगे, हिलाओगे तो कांच से स्टिक करेगी, एक पूंछ जैसी बनाती हुई जाएगी, टेल। और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, टेलिंग ऑफ मरकरी, कि मरकरी पूंछ बना रहा है, मरकरी द्वारा पूंछ निर्माण, टेलिंग ऑफ मरकरी। टेलिंग ऑफ मरकरी किस काम में आता है? डिटेक्शन टेस्ट है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओजोन का डिटेक्शन टेस्ट है, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऑक्सीकारक जो मरकरी को Hg2O में कन्वर्ट करेगा वो ये डिटेक्शन टेस्ट देगा, सीधी सी कहानी। सो ये तीनों रिएक्शन स्पेशल हैं, याद रखना है। बाकी H2SO4 की उपस्थिति में KMNO4 से अभिक्रिया हमने करा ही रखी है D&F ब्लॉक में। H2SO4 की उपस्थिति में K2Cr2O7 से अभिक्रिया करा रखी है D&F ब्लॉक में। ये सारी वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें ओजोन अपचायक है। ओजोन ऑक्सीकारक का कार्य भी कर सकता है और ओजोन अपचायक का कार्य भी कर सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी रिएक्शन में ओजोन क्या है? ऑक्सीकारक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की रिएक्शन में ओजोन क्या है? अपचायक है। क्लियर? ओजोन विरंजी कारक भी है। विरंजी कारक बोले तो रंग उड़ाने वाला, समझना। किसी भी पदार्थ का जो रंग है वो दो तरीके से उड़ाया जा सकता है। विरंजन जिसे आप बोलते हैं, दो तरीके से किया जा सकता है, एक ऑक्सीकरण के द्वारा, दूसरा अपचयन के द्वारा। अगर किसी पदार्थ का रंग आपने ऑक्सीकरण के द्वारा उड़ाया है तो ये परमानेंट उड़ जाएगा, कलर वापस से नहीं आने वाला, रीअपियर नहीं होने वाला। क्यों उड़ेगा ये परमानेंट कलर? क्योंकि वातावरण भी तो ऑक्सीकारक है और आपने ऑक्सीकरण के द्वारा ही रंग उड़ाया है। वातावरण क्या कर सकता है? ऑक्सीकरण ही तो कर सकता है वापस से, उससे क्या बदल जाएगा भाई? ऑक्सीकरण के दौरान जब जब ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट ब्लीचिंग होती है। इसमें कुछ खास ब्लीचिंग एजेंट अगर आप देखोगे तो ओजोन काम में ले लिया जाता है, क्लोरीन जल, क्लोरीन वाटर, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे के सारे परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट हैं। इनके द्वारा जो कलर उड़ता है परमानेंट उड़ता है, क्योंकि ये सारे ऑक्सीकारक हैं। कौन कौन? ओजोन, क्लोरीन जल, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अच्छा, इनमें से भी ओजोन जो होता है आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, ड्राई ब्लीचिंग में काम में ले सकते हैं। बाकी जगह तो H2O साथ में लेना पड़ता है। तो ओजोन के द्वारा ड्राई ब्लीचिंग होती है, शुष्क ब्लीचिंग, बाकी में H2O लेना पड़ता है। अच्छा, कलर उड़ाने का एक और तरीका है, अपचयन के द्वारा कलर उड़ा दिया जाए। अगर आप अपचयन के द्वारा रंग उड़ाते हैं तो ये होती है टेम्परेरी ब्लीचिंग। क्यों टेम्परेरी ब्लीचिंग? क्योंकि आपने तो अपचयन कराया है, उससे रंग गया है। वातावरण क्या है? ऑक्सीकारक है। वातावरण ऑक्सीकारक है तो ये वापस से धीरे 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 पदार्थ का वापस से ऑक्सीकरण करा देगा और रंग वापस से आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण के द्वारा जो ब्लीचिंग है वो परमानेंट है, अपचयन के द्वारा जो ब्लीचिंग है वो टेम्पररी है।
और आपको अपचयन के द्वारा ब्लीचिंग में एक ही एजेंट है जो हमारे बार बार देखने में आएगा, वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड टेम्पररी ब्लीचिंग कराता है, अस्थायी विरंजन कराता है, इसके द्वारा विरंजन स्थायी नहीं होता। SO2 के अलावा बाकी कोई भी आपको दिख जाए ना, समझ जाना आप ये परमानेंट ब्लीचिंग कराने वाला है, ऑक्सीकरण के द्वारा कराने वाला है। और ड्राई ब्लीचिंग में यानी शुष्क ब्लीचिंग कराने में केवल ओजोन काम में आता है, बाकी जगह तो आपको H2 लेना पड़ता है। ये ब्लीचिंग की कहानी थी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, अपने नोट्स में भी ऐड कर लें, अच्छा रहेगा। तो ऑक्सीजन की बात तो खत्म हुई, आइए अब सल्फर के बारे में बात कर लें। वैसे तो बहुत सारे इसके एलोट्रोपिक फॉर्म हैं, बट अल्फा, बीटा और गामा 3 सल्फर के बारे में ज़रूर बातचीत होती है। अल्फा रोहम्बिक और बीटा मोनोक्लिनिक, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक क्रिस्टलीय सल्फर है, इनके क्रिस्टलीय रूप हैं। एक क्या है, रोहम्बिक है, दूसरा मोनोक्लिनिक है। ये अलग बात है कि दोनों ही S8 के रूप में मिलेंगे। भाई जो जालक बिंदु होंगे उस पर S8 आएगा ना, और वो बहुत सारी ये S8 इस तरह से अरेंज होंगे कि ओवरऑल रोहम्बिक मिल जाएगा या मोनोक्लिनिक। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे एक नताक्ष, है ना। खैर आगे बढ़े, अल्फा और बीटा सल्फर एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। दरअसल इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, संक्रमण ताप जिसे आप बोलते हैं, वो है 369 केल्विन। ये टेम्परेचर याद रखिएगा, बहुत कम जगह ऐसा होता है बेटा जब मैं आपसे बोलता हूँ कि टेम्परेचर याद रखें। ये पर्टिकुलर ऐसी रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर याद होना चाहिए। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक का ट्रांजिशन टेम्परेचर है, यानी अगर आपने 369 केल्विन से ज़्यादा ताप कर दिया तो फिर अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में बदल जाएगा, और अगर आपने टेम्परेचर 369 केल्विन से कम कर दिया तो बीटा सल्फर अल्फा सल्फर में बदल जाएगा। इन शॉर्ट 369 केल्विन से ऊपर के ताप पर बीटा सल्फर का स्थायित्व तो ज़्यादा है, और 369 केल्विन से कम ताप पर अल्फा सल्फर का स्थायित्व तो ज़्यादा है। वैसे एसिड को आप गर्म करते हैं, आपको एसिड का स्ट्रक्चर पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्राउन शेप होता है ना, वो W आकार का होता है एसिड। अब अगर उसको गर्म कर दिया जाए वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, S6 H2 इस तरह से बहुत सारे टुकड़े बना देता है। हालांकि अगर आपने टेम्परेचर 1000 केल्विन से ऊपर का अगर रख दिया तो मुख्यतः H2 ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। तो H2 कब डोमिनेट करता है, 1000 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर। और H2 करीब करीब O2 के जैसा ही बिहेवियर है। जैसे O2 अनुचुंबकीय होता है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही H2 भी अनुचुंबकीय होता है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ पे एक बार फिर से याद दिला दूं, ओजोन प्रतिचुंबकीय होता है ना। चलिए अब ये तो बात हुई इसके बारे में। अब इनमें से कोई एक सल्फर बनाना है, जैसे रोहम्बिक सल्फर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो रोल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में रखो, कार्बन डाइसल्फाइड में ही रखा जाएगा रोल सल्फर, ऑब्वियस सी बात है। उसका वाष्पीकरण कर दो, वाष्पीकरण पे आपको अल्फा रोहम्बिक सल्फर मिल जाएगा। सल्फर हो या फास्फोरस हो, ये जल में तो घुलते नहीं है, हाँ, लेकिन बेंजीन, अल्कोहल, ईथर में थोड़े बहुत घुल जाते हैं, और कार्बन डाइसल्फाइड में तो फ्रीली सॉल्युबल है ही सही। हालांकि जो गामा सल्फर या प्लास्टिक सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता। कैसे बनता है गामा सल्फर? गामा सल्फर यानी अक्रिस्टलीय रूप, एमॉर्फस फॉर्म, है ना। उबलता हुआ सल्फर ठंडे पानी में डाल दो, बस इतना आपने काम कर दिया, बन जाएगा प्लास्टिक सल्फर, अक्रिस्टलीय रूप बन जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलेगा। ये सल्फर की बातचीत खत्म हुई। आइए अब SO2 के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल है SO2 भी, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में आपको SO2 मिलेगा। कारखाने वगैरह जहाँ पर आपने H2SO4 काम में लिया होगा वहाँ पर भी SO2 निकलता है। आप देखो ना, आजकल वायु प्रदूषकों में मुख्य प्रदूषक में SO2 भी आता है। भाई ताजमहल आसपास धीरे धीरे जो खराब होता जा रहा है, उसकी जो चमक गायब होती जा रही है, उसमें SO2 का भी बहुत बड़ा रोल है। ये एसिड रेन, अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी है। एसिड रेन के लिए बहुत सारे फैक्टर उत्तरदायी होते हैं, जिसमें से SO2 भी एक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बनाते कैसे हैं? सल्फर को वायु से अभिक्रिया कराओ, SO2 बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम है ही नहीं। SO3 बहुत कम है, SO3 का अमाउंट 6 से 8% ही होता है, बाकी तो SO2 ही मिलता है सल्फर को जब वायु से अभिक्रिया कराते हैं। SO3 बनाने के लिए आपको उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। अगर सल्फर और वायु को V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में आप अभिकृत कराओगे तो जरूर SO3 बनेगा, बिना उत्प्रेरक के तो SO2 ही बनेगा भाई।
और बनाने के तरीके कैसे हैं भाई, सॉल्ट कोई भी उठा लो सल्फाइड का, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर दो, उससे क्या बनेगा H2SO3। H2SO3 करीब करीब H2CO3 जैसा बिहेव कर रहा है। H2CO3 टूट जाता है जैसे H2OCO2 में, ये भी टूट जाता है। सो H प्लस शिफ्ट किया आपने, कैल्शियम के साथ तो क्या आ गया, सल्फेट आ गया, कैल्शियम सल्फेट बना, साथ में बना हुआ H2CO3 SO3, H2SO3 ब्रेक कर गया, ब्रेक करके क्या बना गया H2O और SO2। ठीक इसी तरह से आपने सोडियम बाइसल्फाइड लिया, उसको आपने HCl से ट्रीट कराया, क्या बना, सोडियम क्लोराइड बनेगा, H2O और SO2 बनेगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, औद्योगिक विधि की बात करें तो औद्योगिक स्तर पर FeH2 से बनाया जाता है। काफ़ी फेमस रिएक्शन है, रेडॉक्स में आई होगी बेटा, बैलेंस करने के लिए तुल्यांकी भार पूछा गया होगा इसका, बहुत सारे क्वेश्चन रेडॉक्स में मिलते हैं इससे। FeH2O2 से रिएक्ट करके Fe2O3 को SO2 बनाता है, तो ये औद्योगिक स्तर पर SO2 का निर्माण है। बाकी अदर विधियों में थर्मल डिकम्पोजिशन में ये पढ़ते ही हैं कि फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या बनता है Fe2O3 SO2 SO3। ध्यान दीजिएगा, फेरस सल्फेट को गर्म करते हो तो SO2 भी मिलती है, SO3 भी मिलती है, लेकिन जब आप फेरिक सल्फेट को गर्म करते हो तो केवल और केवल SO3 मिलती है, और Fe2O3 तो खैर दोनों ही केस में बन रहा था। चलिए SO2 से बातचीत को अब थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।